देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। दोस्तों, आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें और साथ ही वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की एक और डरावनी भूतिया कहानी में। दोस्तों, मेरा नाम राहुल है और अभी हाल ही में मेरी प्रिया से शादी हुई है। अभी शादी के 6 महीने ही हुए थे कि हम लोगों ने फैसला किया कि हम लोग अब गांव जाकर घूम के आएंगे। हम लोग सुबह के समय अपने घर से गांव की तरफ निकल गए थे और तकरीबन हमारे घर से हमारे गांव की दूरी 400 किलोमीटर थी और हम लोग कार से जा रहे थे। मैंने अपने मोबाइल से मैप लगाकर अपने सामने रख दिया, जिसको फॉलो करके मैं आगे की तरफ बढ़े जा रहा था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन देखते ही देखते शाम हो गई। अभी मैं आगे ही बढ़ रहा था कि तभी मैंने देखा कि मैंने जो अपने मोबाइल में मैप लगा के रखा था वो ऑटोमेटिक एक शॉर्टकट रास्ता सिलेक्ट कर ले रहा था। मुझे उस रास्ते के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी, लेकिन मैप के अनुसार अगर हम उस रास्ते से अपने गांव की तरफ जाते तो हमारा सफ़र शॉर्टकट हो जाता। इसी को देखते हुए मैंने शॉर्टकट रास्ता अपना लिया, जो कि मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। मैं रास्ता बदलकर आगे की तरफ चल ही रहा था कि तभी मौसम खराब होने लगा और देखते ही देखते कुछ ही मिनट के अंदर बारिश भी होनी शुरू हो गई। हम लोग कार में थे, जिसकी वजह से हमें कोई दिक्कत पेश नहीं आ रही थी। अब रात के 7 भी बज चुके थे और हम लोग आगे की तरफ बढ़ ही रहे थे कि तभी अचानक से एक मोड़ आया। इस मोड़ से हम लोग जैसे ही मुड़े, हमें एक अधेड़ आदमी सामने खड़ा दिखाई दिया, जो कि हाथ दिखाकर हमसे लिफ्ट मांग रहा था। मेरी पत्नी प्रिया ने मुझसे बोला, हमें इसको लिफ्ट नहीं देनी चाहिए, पता नहीं कैसा आदमी हो। तभी मैंने अपनी पत्नी को बोला कि बारिश भी हो रही है और रात का भी समय हो गया है, हमें इस आदमी की मदद करनी चाहिए। जैसे तैसे मैंने प्रिया को मना लिया और वो भी मान गई कि हमें इस आदमी को लिफ्ट दे देनी चाहिए। मैंने अपनी कार को उस अधेड़ आदमी के सामने रोका तो मैंने उससे पूछा, भाई साहब कहाँ तक जाना है आपको? उसने हम दोनों की तरफ देखा और देखकर मुस्कुराते हुए एक भारी और भयानक सी आवाज़ में बोला, जहाँ तक आप जा रहे हैं वहीं तक मुझे भी जाना है। मैंने और प्रिया ने एक दूसरे का चेहरा देखा, क्योंकि उसकी बात हमें कुछ समझ में नहीं आई थी। तभी उसने ज़ोर से मुस्कुराया और हम समझ गए थे कि वो हमसे मजाक कर रहा है। हमने उसको पीछे अपनी कार में बैठने को बोला तो उसने पीछे का दरवाज़ा खोला और सीधे आकर कार में बैठ गया। अभी हम आगे की तरफ ही बढ़ रहे थे कि तभी अचानक से मैंने कार में ब्रेक लगा दिया, जिसके चलते हुए पीछे बैठे उस आदमी के साथ साथ प्रिया को भी जोरदार झटका लगा। प्रिया ने मेरी तरफ हैरानी से देखा, लेकिन मैं सामने की तरफ ही देख रहा था, क्योंकि ना जाने कहां से इस रास्ते पर एक काली बिल्ली आकर हमारी कार की तरफ देख रही थी। मैं अपनी कार का हॉर्न बजा रहा था ताकि वो सामने से हट जाए, लेकिन वो सामने से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। मेरी कार की तरफ देखकर अचानक से वो बिल्ली जोर जोर से रोने लगी। ये चीज़ देखकर प्रिया और मैं बुरी तरह से डर गए। हमने पीछे बैठे उस आदमी की तरफ देखा, वो हम दोनों को देखकर बस मुस्कुरा रहा था। उसको देखकर हम दोनों और भी ज़्यादा डर गए थे। तभी पीछे बैठे उस अधेड़ आदमी ने हमसे बोला, राहुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसको कुचलकर आगे निकल जाओ। पीछे बैठे उस अधेड़ आदमी की बात सुनकर मानो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई हो, क्योंकि मैंने नोटिस किया कि उस अधेड़ आदमी ने मेरा नाम लिया। और हैरान की बात तो ये थी कि मैंने अब तक उसे अपना नाम नहीं बताया था। प्रिया काफ़ी डरी हुई थी, इसी के चलते उसने इस चीज़ को नोटिस नहीं किया था। अगर वो कर लेती तो और भी ज़्यादा डर जाती। अभी मैंने वापस सामने की तरफ देखा तो मैंने पाया कि सामने से काली बिल्ली कहीं गायब हो गई थी। अब तभी मैंने कार को आगे की तरफ बढ़ाया। फिर मेरी नज़र ऊपर की तरफ लगे बैक मिरर पर पड़ी, जिसको देखने के बाद मैं और भी ज़्यादा डर गया, क्योंकि जब मैं बैक मिरर से अपने पीछे बैठे उस आदमी की तरफ देख रहा था तो मुझे शीशे के माध्यम से वो आदमी दिखाई नहीं दे रहा था। जबकि मैंने तुरंत ही अपनी गर्दन पीछे की तरफ घुमा कर देखी तो वो आदमी हमारी कार के अंदर ही बैठा हुआ था, लेकिन वो शीशे में दिखाई क्यों नहीं दे रहा था। इसको देखकर मैं इतना तो समझ गया था कि हमने जिस आदमी को लिफ्ट दी है वो कोई बुरी आत्मा है, लेकिन इसकी जानकारी अभी मैंने अपनी प्रिया को नहीं दी थी। मैं बस कोशिश कर रहा था कि जल्दी से जल्दी पीछे बैठे आदमी को अपनी कार से उतार दूं। मैंने वापस से अपनी गर्दन पीछे बैठे उस आदमी की तरफ घुमाई
और बोला, भाई साहब कहाँ तक जाना है आपको? मेरी बात सुनकर उस आदमी ने देखा और धीरे से मुस्कुराने लगा, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैं वापस से गाड़ी आगे की तरफ चलाने लगा। अभी कुछ आगे हम बढ़े ही थे कि तभी अचानक से प्रिया की नज़र भी बैक मिरर पर पड़ गई और उसने पीछे बैठे उस आदमी को जब बैक मिरर में देखा तो वो बहुत ही जोर से चीख पड़ी। उसने डरते पीछे की तरफ देखा, लेकिन उसने जैसे ही पीछे देखा तो वो और भी ज़्यादा डर गई, क्योंकि पीछे बैठा वो आदमी अचानक से कहीं गायब हो गया। मैंने भी अपनी गर्दन पीछे घुमा कर देखी, लेकिन वो आदमी कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। अब हम दोनों ने वापस एक दूसरे का चेहरा देखा तो हम दोनों समझ गए थे कि हमने किसी शैतान को अपनी कार में लिफ्ट दे दी है और इसी के चलते हुए हम लोग इस रास्ते से जल्दी निकलना चाहते थे। वैसे भी रात का समय हो गया था, जिसकी वजह से हमें और भी ज़्यादा डर लग रहा था। मैं कार को आगे की तरफ भगा ही रहा था कि तभी अचानक से कार चलते चलते बंद पड़ गई और जैसी कार बंद हुई कि हम दोनों का दिल और भी ज़ोर से धड़कने लगा। हम समझ गए थे कि आज हम लोगों की वाट लगने वाली है। मैंने कार को बहुत ही स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन कार स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। इसी के चलते मुझे ना चाहते हुए भी कार से नीचे उतरना पड़ा और तब जाकर आगे का बोनट खोलना पड़ा। मैंने प्रिया से बोल दिया था, चाहे जो भी हो जाए तुम कार से नीचे मत उतरना। अभी मैं कार के इंजन की तरफ ही देख रहा था कि तभी मुझे प्रिया की एक जोरदार चीख सुनाई दी। मैंने जल्दी से कार के अंदर की तरफ देखा तो मैं न पाई कि वही अधेड़ आदमी वापस से कार के अंदर आ गया था, जिसको देखकर प्रिया बुरी तरह से डर गई थी और वो कार के बाहर निकलकर आकर मेरे बगल में खड़ी हो गई। अब हम दोनों बाहर से उस अधेड़ आदमी को कार के अंदर बैठा हुआ देख रहे थे। तभी मैंने प्रिया का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़कर कार से दूर भागने लगा। मैंने पीछे घूमकर देखा तो कार अपने आप ही स्टार्ट हो गई और वही अधेड़ आदमी उस कार को चलाता हुआ हमारे पीछे पीछे आ रहा था। अभी हम लोग आगे की तरफ भाग ही रहे थे कि तभी पीछे से चमकती हुई जैसे कार की लाइट हमारे पैरों पर पड़ी। मैंने गर्दन घुमाकर पीछे की तरफ देखा तो मैंने पाई कि पीछे से एक कार आ रही है। उसको देखकर हमारे पीछे जो हमारी कार आ रही थी, जिसको वो अधेड़ा आदमी चला रहा था, उसने कार चलाना बंद कर दिया था। अब हम लोग भी रुक गए थे और हाथ दिखाकर उस आई हुई कार को रोकने की कोशिश कर रहे थे। वो कार बिल्कुल मेरे करीब आ गई थी और अब हाथ के इशारे के साथ साथ मैं जोर जोर से चिल्ला रहा था, कार रोको भाई, कार रोको। प्रिया भी अपनी आवाज़ लगा रही थी, लेकिन उसका कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। हमारे सामने से वो कार वाले ऐसे निकल गए मानो उन लोगों ने जैसे हम दोनों को देखा ही ना हो। जैसे वो कार वाला वहाँ से निकल गया तो वैसे हमारी कार वापस से हमारी तरफ बढ़ने लगी। मैंने अपनी जेब में पड़े मोबाइल को निकाला और मदद के लिए फ़ोन लगाने वाला था कि तभी मैंने देखा कि मोबाइल में नेटवर्क नहीं आ रहा है। प्रिया का मोबाइल भी चेक किया, लेकिन उसके फ़ोन पर भी नेटवर्क नहीं थे। अब हमारे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था जिससे हम मदद मांग पाते। तभी मैंने देखा कि लगातार कार की स्पीड बढ़ रही है और हम लोग भी इधर भाग रहे थे, लेकिन हम समझ गए थे कि कार से तेज हम लोग नहीं भाग पाएंगे। तभी हमारी कार हमसे बिना टकराए, बिना रहस्यमय तरीके से हमारे आर पार हो गई और ना जाने वो कहाँ गायब हो गई। अब इस चीज़ को देखकर हम दोनों काफ़ी ज़्यादा खौफजदा हो गए थे। हम लोग घूमकर वापस उल्टी दिशा में बढ़ने लगे। जिधर से कार आई हुई थी उधर हम लोग तेजी से भाग रहे थे। तभी मैंने अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट जला ली ताकि हम लोगों को और भी साफ दिखाई दे और हम लोग और भी तेजी से भाग सकें। मैं यहाँ पर अपने फ़ोन को खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरा फ़ोन खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी मैंने देखा कि मेरे मोबाइल पर अब नेटवर्क आ गया था, लेकिन फ़ोन ओपन नहीं हो रहा था, जैसे मानो उसकी स्क्रीन ने काम करना बंद कर दिया हो। तभी मैंने प्रिया का मोबाइल अपने हाथ में लिया और उसके मोबाइल पर भी नेटवर्क शो होने लगा था, लेकिन उसकी मोबाइल की भी स्क्रीन काम नहीं कर रही थी। तभी हमने देखा कि कोई लालटेन लेकर हमारी तरफ बढ़ता हुआ आ रहा है। उसको देखकर हम लोग उसकी तरफ जाने लगे, पर हमें नहीं मालूम वो क्या था, लेकिन हमारे पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। कुछ समय के अंदर ही हम लोग उस औरत के पास पहुंच गए। वो असल में एक औरत थी जो कि लालटेन लेकर हमारी तरफ बढ़ रही थी। उसको देखकर काफ़ी अजीब लगा और उसने आते ही हमसे बोला, शॉर्टकट रास्ता लेकर तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। इतना बोलकर उसने मुस्कुराया
और मुस्कुराकर अपनी लालटेन से अपनी साड़ी में आग लगा ली और हमारी आंखों के सामने जलकर वो राख हो गई। जब वो जलकर मर रही थी तो हमने देखा कि उसके चेहरे पर ना तो दर्द था ना कोई शिकवा, बस हमें सिर्फ और सिर्फ एक डरावनी मुस्कुराहट नजर आ रही थी। अब ये चीज देखकर हम दोनों तो बुरी तरह से डर चुके थे, मानो हमारी जान कब की चली गई हो, बस हमारा शरीर जिंदा हो। तभी मैंने देखा कि वो बुढ़िया धीरे धीरे राख में कन्वर्ट हो गई और अचानक से ना जाने कहां से हवा चलने लगी और वो राख उड़कर मेरी पत्नी प्रिया के चेहरे पर लग गई, जिसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसको मैं कभी अपने सपने में भी नहीं सोच सकता। क्योंकि जैसे वो राख प्रिया के चेहरे पर लगी तो वैसे ही ना जाने प्रिया को क्या हुआ कि वो मुझे छोड़कर दूसरी दिशा में भागने लगी और वो देखते देखते एक रोशनी की तरफ बढ़ने लगी जो कि जंगल के अंदर की तरफ से ना जाने कहां से अचानक से निकलने लगी थी। प्रिया का पीछा करते करते मैं उसके पीछे ही जा रहा था कि तभी मैंने देखा कि वो एक पेड़ की तरफ तेजी से भाग रही है। मैं उसको आवाज देने लगा, लेकिन मानो मेरी आवाज उसके कानों तक पहुंच ही नहीं रही हो। फिर कुछ दूर जाने के बाद वो जाकर एक पेड़ के सामने खड़ी हो गई और उस पेड़ को ऊपर से नीचे देखने लगी। मैं भी ठीक उसके पीछे जाकर वहीं पर खड़ा हो गया। तभी मैंने प्रिया को आवाज दी, लेकिन मेरी आवाज का उस पर कोई असर ही नहीं हो रहा था। अभी मैं देख ही रहा था कि प्रिया ने अपने नाखून से उस पेड़ को खरोंचना शुरू कर दिया और वो उस पेड़ को खरोंचकर खाने लगी। मैं डरते हुए प्रिया की तरफ बढ़ा और जाकर उसके कंधे पर हाथ रखा और जैसे मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा तो उसने अपनी गर्दन पीछे की तरफ घुमाई और उसके बाद मैंने जो देखा तो उसे देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए। दरअसल मैंने देखा कि प्रिया की दोनों आंखें बुरी तरीके से लाल हो गई हैं और उसके मुंह से खून निकल रहा है। ये सब देखकर मैं तो एकदम पीछे ही हट गया, लेकिन वो मेरी तरफ बढ़ने लगी थी, मानो जैसे मेरे ऊपर वो हमला करने की सोच रही हो। मैं उससे काफी दूर हटने लगा और वो लगातार मेरे पास आ रही थी। तभी मैंने देखा कि मैं एक झाड़ी के पास गिर पड़ा, पर हैरान की बात ये नहीं थी कि मैं झाड़ी के पास गिर गया था। हैरान की बात तो ये थी कि वो झाड़ियाँ मुझे जकड़ रही थी और लगातार प्रिया मेरे करीब आ रही थी। मुझे इतना तो मालूम था कि वो मेरी पत्नी प्रिया नहीं है और इसके ऊपर जरूर कोई बुरा साया चढ़ गया है। अब मैं समझ गया था कि यहाँ पर मेरा अंत होने वाला है। लेकिन तभी अचानक से मेरी जेब में पड़े मेरे मोबाइल की रिंगटोन बजने लगी और जैसी रिंगटोन बजी तो वैसे ही सब कुछ नॉर्मल हो गया, क्योंकि मेरी रिंगटोन पर हनुमान चालीसा लगी थी। मुझे अब तक जो झाड़ियाँ जकड़ रही थी उसने भी मुझे जकड़ना बंद कर दिया था और मेरी पत्नी प्रिया इस रिंगटोन को सुनकर वहीं पर बेहोश होकर नीचे गिर पड़ी थी। मैं जल्दी से उठा और उठकर प्रिया के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि मेरी पत्नी प्रिया नॉर्मल हो गई थी, लेकिन वो बेहोश थे। तभी मैंने अपनी जेब से पड़े उस मोबाइल को निकाला तो मैंने देखा कि मेरे घर से फ़ोन आया हुआ था और मैंने फ़ोन करके फिर मदद मांगी। तभी घर से मेरे लोग भागे भागे आए और मुझे और प्रिया को यहाँ से बचाकर ले चले गए। दोस्तों, इस हादसे ने मेरी ज़िंदगी बदल कर रख दी थी और इस हादसे का असर मुझ पर कुछ ऐसा हुआ था कि मैं शॉर्टकट रास्ते का नाम सुनकर ही कांपने लगता था और मैंने रात का सफ़र करना बिल्कुल छोड़ दिया था। प्रिया के ऊपर बुरी शक्तियों का वास हो गया था, जिसके चलते हुए हमने उसे तांत्रिक को दिखाया और फिर कुछ दिन के अंदर ही प्रिया भी बिल्कुल नॉर्मल हो गई थी। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और डरावनी दिल दहला देने वाली घटना के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।